गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विगत कुछ दिनों से जो है हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज कक्षा 12 के बच्चों के लिए क्लास होनी है और क्लास को आज आगे बढ़ाया जाएगा। पिछले दिनों हमने एक नई एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज 17A, और उसी क्रम में आज जो है एक्सरसाइज 17B शुरू की जाएगी। तो आओ चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। और इस एक्सरसाइज के डायरेक्शन में लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स बाय वर्ब्स। तो इस बार क्या करना है कि जितने भी तिरछे लिखे हुए शब्द हैं, उन तिरछे लिखे हुए शब्दों को जो है वर्ब में कन्वर्ट करके एक नया सेंटेंस बनाना है। तो पहला सेंटेंस हम लिख रहे हैं। लिखा हुआ है, पुट योर signature on this paper। तो यहां पर हमने देखा कि इटैलिसाइज्ड जो वर्ड है वो है सिग्नेचर। अब इस इटैलिसाइज्ड वर्ड को जो है हमें वर्ब में बदलना है, और हमने देखा है कि ये पासेसिव के बाद आया हुआ है, तो अभी वर्तमान में ये एक नाउन है। अब आपको नाउन को वर्ब में बदल करके जो है सेंटेंस रीराइट करना है। तो एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप इसको वर्ब बनाएंगे तो जो भी वर्ब निकल करके आएगी वो पुट के स्थान पर अगर आप रख देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सिग्नेचर शब्द को जब हम वर्ब बनाते हैं तो पहले इसके नाउन के फॉर्म को समाप्त किया गया, तो इसका सफिक्स हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बचा साइन वर्ड, और साइन वर्ड को हमने कहाँ पर रख दिया? पुट के स्थान पर, यानी कि पुट वर्ब थी तो अब साइन वर्ब बन गई, और हमने आगे शेष बचा हुआ सेंटेंस लिख दिया, साइन ऑन दिस पेपर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग कॉमन हो गया है। चाहे तो आप ये कहें पुट योर सिग्नेचर ऑन दिस पेपर, या आप ये भी कह सकते हैं साइन ऑन दिस पेपर। दोनों सेंटेंस के मीनिंग कॉमन हो जाते हैं। इस तरह से हमारा रीराइट किया हुआ सेंटेंस सही हो जाता है। और आगे सेंटेंस देखते हैं दूसरा। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है, इट पुट माई लाइफ इन डेंजर। इट पुट माई लाइफ इन डेंजर। तो यहाँ पर इसको इटैलिसाइज कर दिया गया है, और आप देख रहे हैं इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये नाउन होगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते हैं कि ये जो डेंजर वर्ड होता है ये नाउन के फॉर्म में भी डेंजर लिखा जाता है, और वर्ब के फॉर्म में भी डेंजर ही लिखा जाता है। तो अब आपका काम आसान हो गया। इस सेंटेंस का टेंस आप आइडेंटिफाई कर लें। जब टेंस आइडेंटिफाई आप करेंगे
तो ये टेंस आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा मिला? पास्ट इंडेफिनिट। अब आसानी से आप जो है इस डेंजर वर्ड को पुट के स्थान पर प्लेस कर सकते हैं। तो नया सेंटेंस बन जाएगा इट डेंजर्ड माई लाइफ। ये नाउन समाप्त हो जाता है, इसलिए इस प्रीपोजिशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों सेंटेंस फिर से एक बार देखते हैं, सेम मीनिंग वाले हो गए। इस तरह से हमें आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है योर कंडक्ट was annoying to me। और इसको पुस्तक में इटैलिसाइज किया गया है और डायरेक्शन के हिसाब से हमें इटैलिसाइज वर्ड को वर्ब में बदलना है। तो बच्चों इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो अनोइंग शब्द पहले से ही वर्ब बना हुआ है, यानी कि इसको अब वर्ब में बदलकर नया सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक में लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो पहले से ही जो है सही है, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। ये सेंटेंस आपका सही लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अनॉय शब्द को पहले से ही वर्ब बना के रखा गया है, इसलिए हमें किसी भी तरह का चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है ही caused disappointment to her, सॉरी to him लिखा हुआ है, to him। अब यहां पर जो है डिसअपॉइंटमेंट को इटैलिसाइज कर दिया गया है और इसको आपको वर्ब में बदलना है। तो सबसे पहले आप ये देखो, जिन शब्दों के अंत में MENT सफिक्स लगा हुआ होता है वो सारे के सारे नाउन होते हैं और नाउन की कैटेगरी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। अब इसको अगर हमें वर्ब बनाना है तो हम इस सफिक्स को हटा दें यहाँ से, तो बचा हमारे पास डिसअपॉइंट। अब हमने देखा कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। जो मीनिंग काज्ड डिसअपॉइंटमेंट का था वही मीनिंग जो है डिसअपॉइंटेड का भी हो सकता है, इसलिए डिसअपॉइंट वर्ब को जब काज की जगह पर लाएं तो हम सेम टेंस में रखें, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा बन जाएगा ही डिसअपॉइंटेड। अब आगे लिखा हुआ है टू हिम। तो डिसअपॉइंट जो वर्ब होती है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो इस टू को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और सीधे लिखते हैं ही डिसअपॉइंटेड हिम, ही डिसअपॉइंटेड हर, जो भी लिखा हुआ है आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ही इज़ अ डिसग्रेस टू हिज फैमिली।
ही इज अ disgrace to his family। तो फिर से वही काम करना है। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जिस सेंटेंस को हमें वर्ब में बदलना है या वर्ब में बदल करके नया वाक्य बनाना है, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो फिर से हमें क्या मिला, ये आपका जो डिसग्रेस शब्द है, सॉरी यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ था, तो आर्टिकल जैसे ही किसी शब्द के पहले आता है तो वो शब्द नाउन हो जाता है। तो हमने जान लिया कि डिसग्रेस शब्द एक नाउन है। अब कई बार हमने बताया है क्लास के दौरान कि जिन सेंटेंसेस में वर्ब टू बी आती है उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जा सकता है। इसलिए अगर डिसग्रेस शब्द को वर्ब बनाएंगे आप तो भी डिसग्रेस ही लिखना पड़ेगा, लेकिन जो टेंस होगा वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट रखना होगा। तो हम कहते हैं ही डिसग्रेसेस। अब फिर से डिसग्रेस जो वर्ब होती है ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशन हट जाएगा और नया सेंटेंस बनेगा फैमिली। तो इस तरह से हमने देखा, हमने सेंटेंस को रीराइट कर लिया और नया सेंटेंस मिला ही डिसग्रेसेस हिज फैमिली। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इट विल मेक योर क्लास व्हाइट। इट विल मेक योर क्लास व्हाइट। तो यहां पर जो इटैलिसाइज्ड वर्ड है वो है व्हाइट। ये सेंटेंस थोड़ा मेहनत वाला सेंटेंस है। व्हाइट को देखते हैं तो व्हाइट एक एडजेक्टिव है और इसको वर्ब बनाना है। मेक और व्हाइट जब आपस में मिलेंगे तो हो जाएगा सफ़ेद कर देना, चमका देना। और कंडीशन ये है कि व्हाइट को वर्ब बनाया जाए तो मेक हटेगा। फिर अगर आप व्हाइट को वर्ब बनाएंगे तो मेक हट जाएगा। तो व्हाइट को वर्ब बनाया कैसे जाए, तो बहुत बार हमने बताया है कि एडजेक्टिव को जब भी वर्ब में बदलना हो, जैसे कि व्हाइट लिखा हुआ है तो इसमें en जोड़ दिया जाता है। इस तरह के एडजेक्टिव को जब भी आप वर्ब में कन्वर्ट करें तो आप en जोड़ दें, एक सफिक्स, जिससे आपकी वर्ब बन जाएगी। अब आपका काम आसान हो जाता है। आप लिख सकते हो इट विल व्हाइटन योर क्लॉथ्स। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस तरह से हम अपना सेंटेंस रीराइट कर लेते हैं। जो काम मेक और व्हाइट का था वो अब अकेले व्हाइटन का हो गया, तो हमारा मीनिंग कॉमन हो जाता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ही वॉज होपफुल ऑफ सक्सेस दिस ईयर। ही वॉज, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ही वॉज होपफुल ऑफ सक्सेस
दिस ईयर। अब यहाँ पर होपफुल को जो है इटैलिसाइज किया गया है, तो आप आसानी से जानते हैं कि ऐसे वर्ड या तो नाउन होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। जब एफ-यू-एल जोड़ा जाता है तो कभी कभी नाउन भी मिलता है और कभी कभी एडजेक्टिव भी मिलता है। फिर से हमने देखा यहाँ पर वर्ब टू बी आई है, तो वर्ब टू बी वाले केस में थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू वर्ब टू बी। पास्ट की वर्ब टू बी है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अगर ये प्रेजेंट की होती तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख सकते थे। तो अब हम लिखेंगे ही होप्ड, ही होप्ड। अब इसके बाद जैसे ही हमने इसको वर्ब बना दिया तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सॉरी, यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। ही होप्ड ऑफ सक्सेस दिस ईयर। तो इस तरह से आपका नया सेंटेंस बन जाता है और दोनों के मीनिंग कॉमन हो गए। हमने होप को जो है वर्ब बना दिया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है हिज परफॉर्मेंस वाज गुड। हिज परफॉर्मेंस वाज गुड। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है हिज परफॉर्मेंस वाज गुड। ये थोड़ा अच्छा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी इसको इटैलिसाइज किया गया है और यहाँ पर वर्ब टू बी आई है। पीछे आप सेंटेंस देख रहे थे कैसे हम रीराइट कर रहे थे। परफॉर्मेंस को जब वर्ब बनाएंगे तो सफिक्स हटा देते हैं, बचा परफॉर्म। अब इसके बाद इस हिज को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो बनेगा ही। इसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में लिखना पड़ेगा तो बन जाएगा परफॉर्म्ड। अब एक दिक्कत ये आ रही है कि हम गुड को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्ब है और यहाँ पर क्या था, परफॉर्मेंस नाउन था, तो गुड एडजेक्टिव होने के कारण इसको क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन इस बार ये वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई कराने के लिए हमें सेम सेंस वाला एडवर्ब चाहिए, तो इसलिए हम लिखते हैं ही परफॉर्म्ड वेल। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी आपका पूरा हो जाता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ही टेक अ बाथ एवरी डे। वी लिखा हुआ है। वी टेक अ बाथ एवरी डे। तो आसान सा सेंटेंस है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक बाथ मीन्स स्नान करना होता है और यहाँ पर हमने देखा है या हम पढ़ते भी हैं, दो तरह के बाथ हम पढ़ते हैं इस तरह से। तो ऊपर वाले केस में नाउन होता है और ये आपका वर्ब होता है। इसको जब वर्ब बनाया जाता है तो यहाँ पर एक अतिरिक्त वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब इसको वर्ब बनाया जाता है तो ये अकेले वर्ब का काम कर जाता है। तो हमें करना क्या है, इस टेक को हटा देना है और टेक की जगह लिख देना है वी बाथ एवरी डे और सेंटेंस हमारा सेम मीनिंग वाला बन जाता है।
तो इस तरह से ये सेंटेंस भी रीराइट हो जाता है। अब एक्सरसाइज का अंतिम सेंटेंस बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है सारे बच्चे एक्सरसाइज को अपने आप हल करेंगे। लिखा हुआ आई एम इन नीड ऑफ योर हेल्प। आई एम इन नीड ऑफ योर हेल्प, ये सेंटेंस है। नीड को इटैलिसाइज कर दिया गया, वर्ब टू बी आई हुई है। आप समझ चुके हुए होंगे कि यहाँ पर नीड वर्ब है और नीड वर्ब और नाउन दोनों के फॉर्म में नीड ही होता है। वर्ब टू बी है प्रेजेंट की, यानी कि नीड को यहाँ पर रखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे आई नीड। इसका काम खत्म हो जाता है क्योंकि इसको हमने वर्ब बना दिया। नीड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आई नीड योर हेल्प। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज 17 भी आपकी सॉल्व हो जाती है। और मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो है इसको अपनी एक्सरसाइज वाली कॉपी में सॉल्व करें और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की जाएगी। आज की क्लास यहीं से ओवर होती है। हैव अ नाइस डे।